E63 संक्षेप में, सक्षम वयस्क किसान अथक परिश्रम करते थे जबकि काम न कर पाने वाले बुजुर्गों और बच्चों को लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हथियारों की मौजूदगी और शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस ने उनकी स्थिति को बिल्कुल निराशाजनक बना दिया। रूई ने अपनी टोही में गिरोह के सदस्यों की ज्ञात संख्या में से केवल आधे से भी कम लोगों को गिना, जिसका मतलब था कि वे गांव में छिपे हुए थे। वह ये नहीं बता पाया कि भूकंपीय मानचित्रण के माध्यम से उसे कौन से भूकंपीय संकेत महसूस हुए थे, जो अदृश्य गिरोह के सदस्य थे, लेकिन संभवतः वे इमारत में बंद थे। अब जबकि रूई ने गांव की प्रारंभिक टोही निगरानी पूरी कर ली थी, वह मिशन को पूरा करने की योजना बनाने से पहले ग्रामीणों और गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने में अपना समय लगाना चाहता था। उसने पहले ही इस समय गांव में भागकर गिरोह पर हमला करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बंदूकों के साथ मानव गिरोह के सदस्य अपने आप में कोई खतरा नहीं थे, लेकिन अगर वह किसी अन्य शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस से लड़ रहा होता तो वे खतरा बन सकते थे। हालांकि कुछ हद तक बंदूक की गोलियां उससे ज्यादा तेज थीं, लेकिन उन्हें चलाने वाले इंसान निश्चित रूप से उतने तेज नहीं थे। जब तक सामान्य इंसान अपनी जगह बदलते, निशाना साधते और ट्रिगर दबाते, मार्शल अप्रेंटिस अपनी बढ़ी हुई युद्ध अनुभूति और अलौकिक गति के कारण आसानी से उन सभी को मार सकते थे, खासकर रूई जैसे अच्छे इंसान की वजह से। भले ही कुछ आवारा गोलियां मार्शल आर्टिस्ट को लग जातीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास रक्षात्मक तकनीकें होती थीं जो उनके नुकसान को कम कर सकती थीं। समस्या ये थी कि भले ही रूई गिरोह से अकेले ही निपट सकता था, लेकिन वे अकेले नहीं थे। रूई व्रानिल से लड़ने में व्यस्त हो जाती और वे उसे गोलियों से भून सकते थे या बंधक भी बना सकते थे। हालांकि रूई शायद उन परिस्थितियों में भी लड़ सकता था और जीत भी सकता था, लेकिन ये कहीं ज्यादा जोखिम भरा होता और निश्चित रूप से बहुत सारे ग्रामीणों की जान ले लेता। आयोग की शर्तों में से एक ये थी कि ग्रामीणों की जान का नुकसान कम से कम होना चाहिए, और वह निश्चित रूप से इस रणनीति के साथ उस शर्त का उल्लंघन कर सकता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसलिए इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया गया। सीधे तौर पर क्रूर बल का इस्तेमाल करना वास्तव में व्यवहार्य नहीं था, इसलिए और अधिक गुप्त उपाय ही बचे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके और गिरोह के बीच संघर्ष विषम और गैर टकरावपूर्ण तरीके से हो। इसका मतलब है कि उसने उन पर ऐसे तरीकों, समय और स्थानों पर हमला किया जिससे उनके फायदे कम हो जाएं और उनके नुकसान का महत्व बढ़ जाए। उन्होंने कई संभावित योजनाएं बनाई थीं, लेकिन उनका इरादा उनकी सफलता की संभावनाओं का आकलन करने के लिए अधिक जानकारी एकत्र करने का था, तथा वांछित सफलता की सबसे अधिक संभावना वाले विचारों को सामने लाना था, साथ ही उन विचारों को बाहर करना था जो संभवतः कारगर नहीं थे। रात होने में बस 1 घंटा बाकी था और रूई ये देखना चाहता था कि रात के लिए उनकी क्या व्यवस्था है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो उसे आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले चाहिए थी। रात होने पर वह गांव का चक्कर लगाने लगा और ध्यान से देखता रहा कि उसे क्या दिख रहा है। रात होने पर दिन भर गश्त करने वाले गिरोह के सदस्य बदल गए और उनकी जगह दूसरे सुरक्षाकर्मी आ गए। दिन और रात की शिफ्ट प्रणाली, रूई ने कहा। काम करने वाले किसान काफी देर तक खेतों में ही रहे, जब तक कि उन्हें सोने की अनुमति नहीं मिल गई। वे मूलतः गुलाम हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसकी एक योजना रात के समय उन पर घात लगाने की थी, हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं हो सकता जितना उसने उम्मीद की थी। रात की शिफ्ट के गार्ड और गश्ती दल वास्तव में काफी सतर्क और तेज थे, जो उनके लिए श्रेय की बात है। रूई देख सकता था कि वे हर समय अपने आसपास के माहौल के बारे में बहुत जागरूक थे। रात होने के बावजूद बिना तुरंत ध्यान दिए उन पर घात लगाना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि वे रात में हमला किए जाने से बेहद सावधान थे। अगर उसके पास ज्यादा गुप्त तकनीकें होती तो ये प्रबंधनीय होता, रूई ने आह भरी। हालांकि इसका मतलब गुप्त मिशन नहीं था, लेकिन यह अनजाने में एक तरह से गुप्त मिशन में बदल रहा था क्योंकि रूई अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करना चाहता था। उसके पास ब्लिंक था, फिर भी यह उनकी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक थी। जब तक किसी तरह से कुछ बेहतर नहीं हो जाता, तब तक वह शायद इसी योजना पर टिके रहेंगे। रात उबाऊ और स्थिर तरीके से बीत गई, लेकिन सुबह होते होते एक बदलाव आया। सुबह सुबह गिरोह के 5 सदस्यों का एक समूह जंगल की ओर निकल पड़ा। उनके पास बंदूकें, रस्सियां, एक बड़ा थैला तथा अन्य सामान था। वे शिकार कर रहे हैं, रूई ने सोचा। उसे इसकी उम्मीद थी। उसने कुछ दूरी पर उनका पीछा करने का फैसला किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह कभी भी उनसे 250 मीटर से ज्यादा नजदीक न हो। भूकंपीय मानचित्रण के साथ उसे उनके बहुत नजदीक जाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे संस्कृत नहीं बोलते थे, इसलिए उनके पीछे पीछे चलने से उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी। 4 घंटे के अंतराल में वे 4 बड़े सुअरों के साथ साथ एक हिरण को पकड़ने में सफल रहे। वे अपने शिकार को खुशी खुशी वापस ले गए और गांव की ओर चल पड़े। गिरोह के सदस्यों ने भोजन का लुत्फ उठाया, यहाँ तक कि कुछ ग्रामीणों को भी दिया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। रूई को इस बात से गुस्सा आया कि उसे अभी तक रानिल फ्रा की एक झलक भी नहीं मिली थी। वह आदमी जहां भी था, वहां से बाहर आने से इनकार कर रहा था।
शेष दिन पिछले दिन की तरह ही बीता और रूई को गांव के सभी सदस्यों, चाहे वे गिरोह के हों या अन्य, की सभी गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल गई। उसके पास पहले से ही एक योजना थी, लेकिन समस्या व्रानिल के बारे में जानकारी की कमी थी। आखिरकार व्रानिल के बारे में उसके पास जो जानकारी थी वह उतनी अपडेट या विस्तृत नहीं थी जितनी वह चाहता था। अगर वह व्रानिल को थोड़ी देर भी लड़ते हुए देख पाता तो वह उस आदमी के शारीरिक मापदंडों, संघर्ष के प्रति दृष्टिकोण और यहाँ तक कि उसकी लड़ाकू मानसिकता को भी समझ पाता। ये चीजें जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकती थीं। ये संभव था कि व्रानिल अपनी पिछली दर्ज की गई लड़ाई के बाद से बहुत अधिक मजबूत हो गया था। ऐसी स्थिति में रूई को समय से पहले ही यह अच्छी खबर ये थी कि रूई ने अपने भूकंपीय मानचित्रण तकनीक द्वारा प्राप्त भूकंपीय विकिरण रीडिंग का विश्लेषण करके व्रानिल के स्थान का कमोबेश पता लगा लिया था। व्रानिल का स्थान संभवतः गांव में उपलब्ध सबसे शानदार आवास में था, गांव के मुखिया का घर। रूई ने अन्य सभी इमारतों की तुलना में इमारत के अंदर और बाहर गिरोह के सदस्यों के लगातार आने जाने वाले यातायात के आधार पर उसकी स्थिति का अनुमान लगाया। इसके साथ ही इस तथ्य के कारण कि इमारत के अंदर केवल एक ही भूकंपीय हस्ताक्षर की उपस्थिति थी, इसके आकार के बावजूद उसका पता चल गया। लेकिन मैं उसे लड़ने के लिए कैसे राजी कर सकता हूँ? रूई ने सोचा। वह अपने गिरोह के सदस्यों के बजाय खुद ही लड़ेगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि अगर वे किसी मामले को बिना हताहत हुए नहीं संभाल सकते। तभी रूई की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके दिमाग में एक दिलचस्प विचार कौंधा। हे, वह हंसा। ये वास्तव में काम कर सकता है। वह तुरंत वापस मुड़ा और जंगल से तेजी से आगे बढ़ते हुए ग्राहल के राज्य की ओर चल पड़ा। 1 घंटे के भीतर वह ग्राहल के राज्य में प्रवेश कर चुका था। वह जल्दी से कैंड्रियन मार्शल यूनियन के सबसे नज़दीकी कमीशन ऑफिस की ओर बढ़ गया। माफ़ कीजिए, उन्होंने एक कर्मचारी से कहा जब वे अपने दस्तावेजों की वैधता की जांच के बाद भवन में प्रवेश कर रहे थे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? स्टाफ सदस्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। मैं हैपमिंग गांव के 100 किलोमीटर के दायरे में सभी ज्ञात प्रशिक्षु स्तर के जीवों के बारे में जानकारी खरीदना चाहता हूँ। मार्शल आर्टिस्ट मार्शल यूनियन से ऐसी जानकारी खरीद सकते थे जो मिशन बिल में शामिल नहीं थी। हालांकि मिशन बिल के बाहर अतिरिक्त जानकारी मुफ्त नहीं थी और उसके लिए भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, कृपया मुझे अपना लाइसेंस दे दो। रूई ने उसे वह पत्र उपलब्ध कराया तथा उसकी पुष्टि कर उसे वापस लौटा दिया। ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा, उसने उससे कहा। इसकी कीमत लगभग 115 चांदी के सिक्के होगी। क्या यह मेरे मार्शल अकादमी खाते से काटा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। मुझे 1 सेकंड दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो गई और महिला ने उसे फाइलों का एक डिब्बा थमा दिया। ये लीजिए, अप्रेंटिस क्वारियर, वह जानकारी जो आपने मांगी थी। धन्यवाद। रूई ने तुरंत बॉक्स को वेटिंग रूम में एक सोफे और टेबल पर रख दिया। उसने तुरंत फाइलों को सरसरी तौर पर देखना शुरू कर दिया और अविश्वसनीय गति से जानकारी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। आमतौर पर माइंड पैलेस तकनीक भी जानकारी के इतने तेज भंडारण की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन रूई के उन्नत दिमाग के साथ साथ तकनीक के अपने मास्टर को बढ़ाने के लिए उसने जो अत्यधिक प्रयास किया था, उसने उसे इस तकनीक के साथ एक ऐसे स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी जिसने तकनीक की सामान्य सीमाओं को तोड़ दिया। मात्र 10 मिनट में उन्होंने सारी फाइलें पढ़ लीं और उनमें दिया गया सारा डेटा पूरी तरह याद कर लिया। धन्यवाद, मैं अब विदा लेता हूँ। उसने बक्सा मेज पर रख दिया। आपने जानकारी खरीदी है, किराए पर नहीं ली है। यह आपकी है, उसने कहा। मैंने इसे याद कर लिया है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अपने मिशन के लिए भी साथ नहीं ले जा सकती, रूई ने कहा और जल्दी से मुड़कर चली गई, जबकि वह अचंभित होकर उसकी पीठ को देख रही थी। हैपमिंग गांव के भौगोलिक क्षेत्र में प्रशिक्षु स्तर के कई जानवर थे, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह अपेक्षित था। ग्राहल का साम्राज्य गरीब था और वह कैंड्रियन साम्राज्य के पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय के पास मौजूद उच्च मात्रा में पर्यावरण और पारिस्थितिकी नियंत्रण को वहन नहीं कर सकता था। इस प्रकार जीव जंतु अधिक शुद्ध थे। रूई ने अपने मन के महल में जानकारी को जल्दी से छांट लिया और उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। भान सिकोड़ने वाला भालू, मध्यम श्रेणी का प्रशिक्षु स्तर का जानवर, मोटा सिर वाला, लेकिन साथ ही जीवित रहने की प्रबल भावना रखता है और उसे आसानी से परेशान किया जा सकता है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसे अपनी थोड़ी ताकत दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी ज़रूरतों के लिए बिल्कुल सही, उसने बड़बड़ाया। यही उसकी योजना थी। यदि वह व्रानिल को लड़ते देखना चाहता था तो उसे केवल उसे कारण बताना था। एक उग्र अप्रेंटिस ग्रेड जंगली भालू जो उनके पूरे ऑपरेशन को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, एकदम सही था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुक्र है कि भालू भी बहुत दूर नहीं था, हैपमिंग गांव से मात्र 42 किलोमीटर दूर। इसके अलावा यह एक प्रादेशिक प्राणी था जो अपना अधिकांश समय अपनी गुफा में बिताता था, जिससे रूई के लिए उसे ढूंढना आसान हो गया। 1 घंटे के भीतर ही वह उस ज्ञात क्षेत्र के स्थान पर पहुंच गया।
रूई ने बिना किसी परवाह के सीस्मिक मैपिंग का उपयोग करके उसे खोजने के लिए दौड़ लगाए। शुक्र है, अप्रेंटिस ग्रेड पावर वाला एक बड़ा भालू नज़रअंदाज करना मुश्किल था। इसका भूकंपीय विकिरण बहुत तेज था और रूई मुझे काफ़ी दूर से ही देख सकती थी। आधे मिनट बाद ही वह उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आ गया। डराने वाला, वह बुदबुदाया। भालू काफ़ी बड़ा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके दांत उस तरह की तरह तीखे थे जो उसके बड़े जबड़े को सुशोभित कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद रूई को ज़रा भी डर नहीं लगा। भालू बहुत कमज़ोर था, रूई चाहता तो उसे बहुत जल्दी मार सकता था। अपने वर्तमान स्तर पर प्रशिक्षु क्षेत्र के उच्चतम सोपानों से नीचे की कोई भी चीज़ उसे खतरा महसूस नहीं करा सकती थी। रोआर, भालू ने उसे देख लिया। रूई ने बिना कुछ कहे उसे देखा क्योंकि वह अपने क्षेत्र पर आक्रमण से क्रोधित होकर उसकी ओर बढ़ रहा था। रोआ, चुप रहो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित खतरे की भावना धीमी नहीं थी। हवा ठंडी और तीखी होने लगी और भालू का शरीर तन गया। दबाव का एक भंवर भालू के दिमाग पर टूट पड़ा। जब रूई ने उसे घूर कर देखा, उसने अपनी आभा पर पहले से लगी बेड़ियां खोल दी ताकि वह छिपने के लिए अपनी उपस्थिति कम कर सके। अचानक रूई तेज गति से उसकी ओर दौड़ा। भालू ने पीछे हटने की हिम्मत भी नहीं की, बल्कि वह तेजी से भागता हुआ वापस मुड़ गया। अच्छा, रूई ने इसकी भविष्यवाणी की थी। इसकी मजबूत जीवित रहने की भावना रूई द्वारा इसे चुनने के कारणों में से एक थी। इस तरह वह इसे जहां चाहे वहां ले जा सकता था, उसे धमकाकर, खासकर तब जब यह उससे धीमा था। रूई ने धीरे धीरे इसे उस दिशा में भागने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया जिस दिशा में वह चाहता था। ऐसा वह हर बार करता था जब वह उस दिशा में भागता था जिस दिशा में वह नहीं चाहता था। इसमें भालू को उसके रास्ते में आने से रोकने के लिए बहुत चक्कर लगाना पड़ता था ताकि वह उस रास्ते पर चले जिस पर वह चाहता था। उन्हें अभी लंबा सफ़र तय करना था, खासकर इसलिए क्योंकि रूई सबसे छोटी दिशा से गांव तक भालू का पीछा नहीं कर सकता था। उसने व्रानिल के सामान्य स्थान का कमोबेश पता लगा लिया था। वह चाहता था कि भालू उस स्थान से गांव में प्रवेश करे जहां व्रानिल सबसे करीब हो। कार्य रूई की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन निकला। भालू काफ़ी अनियमित और अव्यवस्थित था, जिसके कारण रूई को हर दूसरे सेकंड में भालू को उस दिशा में मोड़ना पड़ा जिस दिशा में वह जाना चाहता था। उसे हर बार उसे मोड़ने के लिए डर और दर्द के संयोजन के साथ स्टिंग का उपयोग करना पड़ा। अंततः गांव के करीब पहुंचने में उन्हें आधा दिन लग गया। आखिरकार रूई बहुत खुश था। वह वास्तव में काफ़ी थक गया था, लेकिन उसने ध्यान केंद्रित किया। महत्वपूर्ण हिस्सा जल्द ही आने वाला था। उसने बड़ी मुश्किल से भालू को अपनी मनचाही जगह पर पहुंचाया था। अब उसे भालू को गांव के उस हिस्से में भेजना था जहां व्रानिल सबसे करीब था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, रूई ने भालू को घूर कर देखा, जिससे उसकी दुश्मनी उजागर हो गई। वह भालू को और भी ज्यादा डराना चाहता था ताकि वह तेजी से भाग जाए। लेकिन जो कुछ उसने किया था वह पहले से ही पर्याप्त था। दूर से करीब आधे मिनट बाद उसने भालू को एक बार फिर दहाड़ते हुए सुना। हालांकि इस बार उसने इंसानों को भी घबरा कर चिल्लाते हुए सुना। उसने बार बार कई गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद भालू की दर्दनाक चीखें दब गईं और फिर वहां सन्नाटा छा गया। रूई तेजी से पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। वह एक शाखा पर खड़ा होकर पेड़ के तने के पीछे छिप गया। उसने एक मोनोकुलर निकाला क्योंकि वह आगे कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। शुक्र है कि शाम बहुत पहले ही हो चुकी थी और अंधेरे ने उसे ढंक दिया। भालू गांव में गश्त कर रहे गिरोह के सदस्यों के एक समूह से टकरा गया था और उसने तुरंत उन पर हमला कर दिया था। ये रूई की भविष्यवाणियों के साथ साथ उसकी योजना का भी हिस्सा था। आधे दिन तक भागने के लिए मजबूर होने के कारण उसमें भूख की तीव्र भावना विकसित हो गई थी। उसने रूई से इसलिए परहेज किया क्योंकि उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति और भी मजबूत थी, लेकिन आम इंसान उसे हथियारों से भी नहीं डरा सकते थे। जब उन्होंने उस पर व्यर्थ में गोली चलाई तो उसने तुरंत उन पर हमला कर दिया और उन सभी को मार डाला और फिर चुपचाप और लालच से खाना शुरू कर दिया। लेकिन कार्य हो चुका था और इसने उन दो जीवित प्राणियों में से दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था जो इसे मार सकते थे। ये यही है, गिरोह के एक सदस्य ने दूर से इशारा करते हुए चिल्लाया। इसने हम तीनों को पहले ही मार डाला है। रूई की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसे लगा कि माहौल भारी हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मनुष्य और भालू भय से स्तब्ध रह गए। मजबूत। रूई ने आंख उठाकर मूल्यांकन किया। व्रानिल फ्रा एक विशालकाय व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व आक्रामक और क्रूर था। अस्त व्यस्त बाल और दाढ़ी के साथ वह ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले 8 महीनों से आलीशान घरों की बजाय जंगल में रह रहा हो। वह अपनी बाहें फैलाकर भालू की ओर दौड़ा। इतना तेज तो नहीं, फिर भी बुरा भी नहीं, खासकर उसके आकार के हिसाब से। रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। भालू तुरंत पीछे मुड़ा और भाग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचक। उसने अपना खुला हाथ भालू की ओर घुमाया और उसकी पीठ पर 5 अंगुल गहरे घाव दिखाई दिए। रोआर। भालू दर्द से दहाड़ने लगा और दर्द और अत्यधिक खून बहने के बावजूद भागने की कोशिश कर रहा था।
फिर भी व्रानिल अपनी उंगलियों को घाव में दबाए हुए अपनी जगह पर डटा रहा। ये दृश्य देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह केवल एक हाथ से भालू को रोके हुए था। यहाँ तक कि रूई को भी ऐसा कुछ करने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ तक विशुद्ध शारीरिक शक्ति की बात है, व्रानिल फे के समान ही था, शायद पुरुष होने के नाते उससे भी ऊपर। भालू ने पलटकर उसे काट लिया। उसे एहसास हो गया था कि भागना बेकार है। अपने बचने के एहसास ने उसे वापस लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह एक और उपलब्धि थी जिसने रूई को बहुत प्रभावित किया। सूचक: भालू की गर्दन पर 5 गहरे घाव उभर आए, जिससे खून बह रहा था, जैसे कोई नल खुला हो। उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। भालू शीघ्र ही नष्ट हो गया। व्रानिल फ्रा के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। ये भालू कहाँ से आया? हेफरमेंग गांव के आसपास के इलाके में अप्रेंटिस ग्रेड के जानवर नहीं होने चाहिए, न ही पिछले 8 महीनों में इस भालू को देखा गया है। ये भालू अपने प्राकृतिक आवास से इतनी बड़ी दूरी क्यों तय करके आया? वे लोग असमंजस में अपना सिर खुजा रहे थे। उन्होंने इस मामले पर विचार भी नहीं किया था। वे जीवित रहने की कोशिश में इतने व्यस्त थे। संभावना है कि इसे किसी शिकारी ने यहाँ तक खदेड़ा है। ऐसा शिकारी जो इसे पकड़ने के लिए काफ़ी ताकतवर हो। इसके शरीर पर ये घाव देखो। उसने रूई के डंक से हुए घावों की ओर इशारा किया। मैंने इसे ये नहीं दिए और ये काफ़ी ताज़ा भी हैं। आदमी ने कर्कश स्वर में कहा। कल शिकार के लिए निकलते समय सावधान रहना, ज़्यादा आदमी साथ ले जाना। उन शब्दों को सुनकर वे लोग डर के मारे घबरा गए। व्रानिल भालू की लाश की ओर मुड़ा। लाश का पानी निकालो और उसकी खाल निकालो। इसका मांस काम आ सकता है। वह ये शब्द सुनकर पलटा और अपने क्वार्टर की ओर चला गया। जी श्रीमान। यदि रूई उनकी बातचीत सुन और समझ पाता तो वह कान कान तक मुस्कुरा उठता। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। रूई की भालू का पीछा करने की योजना सिर्फ व्रानिल को लड़ते हुए देखने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसकी योजना का भी हिस्सा था कि वह गिरोह को खत्म कर दे, और वह भी गांव में एक भी हताहत हुए बिना। उसका इरादा इस मिशन को यथासंभव सफाई से पूरा करने का था। यदि गिरोह के सदस्यों को यह विश्वास हो जाए कि जंगल में संभावित रूप से एक ऐसा शिकारी मौजूद है जो मध्यम श्रेणी के प्रशिक्षु स्तर के भालू का भी शिकार कर सकता है, तो क्या वे कल जब रूई जंगल में उनके शिकारी गिरोह के सभी सदस्यों को मार डालेगा, तो क्या वे किसी मार्शल आर्टिस्ट पर संदेह करेंगे? इसके अलावा, जब कल शिकार करने वाले गिरोह के सभी सदस्य उसके हाथों मारे जाएंगे, तो क्या वे मूर्खतापूर्वक और अधिक सामान्य मनुष्यों को भेजेंगे, या वे इसके बजाय किसी मार्शल आर्टिस्ट को भेजेंगे? जंगल में उसे यह गलतफहमी हो गई कि वह एक अतिमानवीय सवालों के जवाब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रूई चाहता था। रूई ने पहले ही तय कर लिया था कि मिशन को कैसे पूरा करना है। वह उनसे उस गांव में लड़ने का इरादा नहीं रखता था जहां वे सबसे अधिक सहज थे, कम से कम तुरंत तो नहीं। वह उन्हें जंगल में ले जाएगा और उन्हें खत्म कर देगा, इससे पहले कि वे ये भी जान पाएं कि उनका दुश्मन एक इंसान है। कम से कम उसे निश्चित रूप से व्रानिल से लड़ना था, ग्रामीणों और रुयलोकन गिरोह के बाकी सदस्यों से दूर। यह एक न्यूनतम शर्त थी जो उसने मिशन को पूरा करने के लिए जो भी योजना बनाई थी, उसके लिए बनाई थी। उसने 17 संभावित योजनाएं बनाई थीं, जिनमें से केवल 4 में ही सफलता की काफ़ी संभावना थी। प्रशिक्षु स्तर के जानवर के बहाने व्रानिल को जंगल में खींचना सफलता की सबसे अधिक संभावनाओं में से एक था। इसके अलावा इनसे रूई के लिए व्रानिल से लड़ने के लिए सबसे अच्छी और सबसे फायदेमंद परिस्थितियां भी पैदा हुईं। जो मानसिकता अपनाई गई वह मनुष्यों से लड़ने के लिए ज़रूरी मानसिकता से बहुत अलग थी। यह उनकी लड़ाई में उसके खिलाफ काम करेगी। फिर भी वह मजबूत है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। काफ़ी समय हो गया है जब से मेरे मिशन का कठिनाई ग्रेड गलत रहा है। उन्होंने लगभग 2 वर्ष पहले अपने पहले मिशन के बारे में सोचा। फिर भी यह उतना बुरा नहीं था जितना कि वह था। रूई की राय में मिशन को कठिनाई के मामले में ग्रेड 10 मिशन होना चाहिए था। व्रानिल संभवतः ग्रेड 10 मार्शल आर्टिस्ट था, न कि ग्रेड 9 जो मिशन की अनुमानित कठिनाई थी। व्रानिल बहुत ताकतवर था। उसका आक्रामक व्यवहार विज्ञापन से भी ज्यादा था। उसका भेदने वाला आक्रामक व्यवहार जानलेवा था। नहीं, ये छेदने से ज्यादा चीरने जैसा था, रूई ने खुद से कहा। उस आदमी ने अपने नाखूनों को खास तौर पर तीखे या ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं किया था। उसके हाथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और पकड़ भी बहुत मजबूत थी। उसने भालू के मांस को काट दिया, जो रूई के लिए और भी ज्यादा प्रभावशाली काम था। उसका बचाव भी बहुत प्रभावशाली था, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह तथ्य कि भालू अपने काटने से उसके हाथ को चोट नहीं पहुंचा पाया काफी समस्याजनक था, भले ही भालू पहले से ही कमजोर और बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था। रूई शायद एक डंक से लड़ाई नहीं जीत पाएगा। हालांकि उनकी गति अच्छी नहीं थी। इस मामले में रूई के पास निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बढ़त थी और यह निश्चित रूप से लड़ाई में एक बड़ा वरदान साबित हुआ। यह एक ऐसा लाभ था जिसका रूई दुरुपयोग करना चाहता था। फिलहाल उसने वह सब कुछ कर लिया था जो उसे करना था।
रूई को बस अगली सुबह तक इंतजार करना था। और उसने इंतजार किया। उसने कुछ कायाकल्प औषधियां पी लीं। वह भालू के पीछा करने से काफी थक गया था और वह अगले दिन तक जागने का इरादा भी रखता था जब तक कि लोग शिकार के लिए बाहर नहीं निकल जाते। सो जाना एक बहुत बड़ी भूल होगी, भले ही उसे मार्शल फाउंडेशन स्टेज में बहुत हल्के से सोने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। रात बीत गई और रूई ने गिरोह के सदस्यों को रात की तुलना में पहरेदारी और गश्ती ड्यूटी पर देखा। ऐसा लग रहा था कि जंगल में संभावित प्रशिक्षु स्तर के शिकारी की बात रुइलोकेंग गिरोह के लोगों के बीच फैल गई थी, क्योंकि वे सभी गांव में गश्त करते समय बेहद तनावग्रस्त और सतर्क थे, सामान्य से कहीं ज्यादा। जल्द ही भोर हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और जैसी कि उम्मीद थी, शिकार करने वाली टीम पूरी तरह तैयार थी। सुबह सुबह जब आसमान में भोर की किरणें फूटने लगी, 9 भारी हथियारों से लैस आदमी सावधानीपूर्वक निकल पड़े। यह एक खूबसूरत दिन था जिसने सकारात्मकता को प्रेरित किया। फिर भी वे लोग भयभीत दिख रहे थे। शशश, उनमें से एक ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरे ने जवाब दिया। ये सचमुच धातु की गोलियों का एक थैला है। तुम इसे अपने साथ क्यों लाए? ये हमारी जान बचा सकता है। अधिक गोलियां मतलब अधिक मारक क्षमता। बेवकूफ, उसने गाली दी। अगर हम अप्रेंटिस स्तर के शिकारी को ढूंढ भी लें तो तुम्हारे पास इतनी बार रीलोड करने का समय नहीं होगा। ओह, उसके चेहरे पर एहसास उभर आया। यदि रूई उनकी बातें समझ पाता तो वह जोर से हंस पड़ता और अपनी छिपी हुई स्थिति का खुलासा कर देता। एक बार जब लोग जंगल में 100 मीटर अंदर थे, ठैक, अचानक पीछे से आए आवाज ने उनका ध्यान खींचा और वे तुरंत घबराए हुए चेहरे के साथ पीछे मुड़े। ये तो बस एक पत्थर था जो गिरा था, एक ने आह भरी, फिर उसका चेहरा उलझन में पड़ गया। कहाँ से गिरा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक हवा में असाधारण खतरा बढ़ गया। फिर भी इससे पहले कि वे इस पर काम करना शुरू कर पाते, प्रहार, पाव, बैम, डॉट डॉट डॉट, 2 सेकंड के अंतराल में रूई ने तेजी से प्रवेश किया और सभी लोगों के अंग तोड़ डाले। जमीन पर गिरने से पहले ही वे दर्द से चीखने लगे और रूई यह सब देखती रही। दरार, मुझे इसे अभी खत्म करना है। उसने एक चाकू उठाया और उन लोगों की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्हें समझ में आया कि वह क्या करने वाला है, उनके शरीर में भय की लहर दौड़ गई। रूई समझ गई कि वह क्या करने वाला था। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, इसे मिस न करें। आयुर्वेदिक लिवर डिटॉक्स, आज ही लिव अमृत आजमाएं। वह ऐसा कैसे न कर सकता था? वह महसूस कर सकता था कि उसके दिल का एक हिस्सा उसे रोक रहा है, उससे रुकने की विनती कर रहा है, क्योंकि वह करा रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। उसे क्या करना था? वह आगे बढ़ता हुआ हर कदम और भी भारी महसूस कर रहा था। फिर भी वह नहीं रुका। नहीं, कृपया, स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैट। वह व्यक्ति दर्द से तड़प उठा, क्योंकि रूई ने उसके शरीर पर 3 बार वार किया, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रूई इसे महसूस कर सकती थी। वह उस क्षण को महसूस कर सकता था जब प्रकाश उस आदमी की आंखों से बाहर निकला और उसके हृदय तक एक सिहरन दौड़ गई। उसने बलपूर्वक अपनी आंखें लाश की आंखों से हटा लीं, जिनमें अभी भी भय समाया हुआ था। बाकी सभी लोग डर के मारे चीखने लगे। वे निराशा में ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। और फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी आवाजें धीमी पड़ गईं, एक के बाद एक। ये शीघ्रता से हुआ, फिर भी इसमें बहुत समय लग गया। जब ये समाप्त हुआ तो वह लाशों से घिरा हुआ था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके होंठ सिकुड़े हुए थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे उतना बुरा महसूस नहीं हुआ जितना वह चाहता था। सेकंड से भी कम समय में रूई ने उनके शरीर पर गहरे घाव कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने सुनिश्चित किया कि घावों की लंबाई और गहराई के साथ साथ उनके बीच की दूरी भी सभी शरीरों में एक समान और बराबर हो। ये सब इस विचार को पुष्ट करने के लिए था कि किसी मार्शल आर्टिस्ट के बजाय किसी जानवर ने उन्हें मारा है। अगर रूई ने उन्हें अपनी तकनीकों से मारा होता तो यह मानना काफी मुश्किल होता कि उनकी मौत के लिए कोई मांसाहारी जिम्मेदार था। रानिल को शायद शक हो जाए कि यह कोई इंसान था। अचानक रूई तेजी से पीछे मुड़ा, क्योंकि सिस्मिक मैपिंग ने गांव में एक शक्तिशाली भूकंपीय संकेत को देखा जो अविश्वसनीय गति से उसकी दिशा में बढ़ रहा था। समय आ गया है। उसने एक लाश को पकड़ लिया, उसका गला काट दिया और अविश्वसनीय गति से जंगल में दूर भाग गया, लाश को हाथ से घसीटता हुआ। जब रूई लाश को घसीट कर ले जा रही थी तो उसने खून का एक बड़ा निशान छोड़ा था, जो ये संकेत दे रहा था कि रूई ने कौन सा रास्ता अपनाया था। 2 सेकंड बाद ही व्रानिल लाशों के स्थान पर पहुंच गया। जैसा कि रूई ने भविष्यवाणी की थी, रूई ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी 9 आदमी यथासंभव ऊंची आवाज में चिल्लाएं तथा अपनी चरम सीमा तक चीखें। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे रुइलोकेंग गिरोह ने उन्हें न सुना हो। लोगों ने जल्दी से व्रानिल को चीखों के बारे में सूचित किया होगा और उसने तुरंत उन्हें भेज दिया होगा। यही कारण था कि रूई ने उन्हें मारने से पहले उन्हें प्रताड़ित किया। ये सब व्रानिल को गांव से बाहर निकालने के लिए किया गया।
एक विशाल जंगल में शिकारियों का शिकार करना कठिन था, न केवल इसलिए कि शिकारी शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए भी कि इतने बड़े क्षेत्र में उन्हें ढूंढ पाना कठिन था। हालांकि इस परिदृश्य में शिकारी का स्थान काफी हद तक ज्ञात था। पुरुष हर दिन एक ही रास्ते पर चलते थे और एक ही क्षेत्र में शिकार करते थे। व्रानिल के लिए यह एक दुर्लभ मौका था कि वह आसानी से जानवर का पता लगा सके और उसका तुरंत सामना कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्रानिल के दिमाग में अगर उस जानवर से तुरंत निपटा नहीं गया तो समय बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा लोग हताहत होंगे। वह जल्द से जल्द उस जानवर को मारना चाहता था जो उसके ऑपरेशन को विफल करने की धमकी दे रहा था। वह उसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकता था। इसलिए जब उसके आदमियों ने उसे चीख पुकार की सूचना दी तो वह तुरंत जंगल में भाग गया। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि जिस जानवर ने भालू को गांव में शिकार करके लाया था वही निश्चित रूप से उसके आदमियों को मारने के लिए जिम्मेदार था। वे पूरी तरह से हथियारबंद थे और जंगल के आम शिकारियों से आसानी से निपट सकते थे। वह अपेक्षाकृत निश्चित था कि जानवर तुरंत उस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उसके आदमियों की लाशों को खा रहा था। ये बिल्कुल सही समय था। जब वह वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर गहरे जख्मों वाली अपने आदमियों की लाशें देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बड़े शिकारी बिल्ली के पंजों ने नोच डाला हो। वह भौंचक्का रह गया। उसने उन्हें खाया क्यों नहीं? क्या उसने उन्हें मजे के लिए मारा? तभी उसने देखा कि उनमें से एक गायब है और जल्द ही रूई द्वारा छोड़े गए खून के निशान उसकी दृष्टि में आ गए। व्रानिल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अनुमान लगाया। उसने मेरे आदमियों को नहीं खाया, लेकिन वह एक लाश को अपने साथ ले गया। ऐसा उसने केवल तभी किया होगा जब उसके पास बच्चे या संतानें होंगी जिन्हें वह खिलाना चाहता होगा। उनके मन में यह एक उत्कृष्ट एवं शानदार निष्कर्ष था। मैं उन्हें जीवित नहीं रहने दे सकता। अगर इसकी संतानें बड़ी होकर जंगल में फैल गईं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर रूई उसके विचार सुन पाता तो वह मुस्कुरा देता। रूई ने व्रानिल द्वारा संतान के अस्तित्व का अनुमान लगाने की संभावना को लगभग 75% आंका था। दुर्भाग्य से वह निश्चित नहीं हो सका। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वह आदमी वास्तव में कितना बुद्धिमान था। रूई ऐसी कोई बात नहीं जान सकता था, लेकिन वह वास्तव में व्रानिल को मूर्ख नहीं मानता था। शुक्र है, व्रानिल वास्तव में काफी चतुर था। इतना चतुर कि रूई उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना सकती थी। व्रानिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के खून के निशान का पीछा किया और पूरी गति से आगे बढ़ा। उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे पकड़ सकता है। ये तथ्य कि भालू जानवर से बच निकलने में कामयाब रहा, इसका मतलब था कि जानवर बहुत तेज नहीं था। जब तक व्रानिल खून के निशान का जितनी तेजी से पीछा कर सकता था करता रहा, उसे विश्वास था कि वह उसे पकड़ने में सफल हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक वैसे ही जैसे रूई ने भविष्यवाणी की थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। रूई ने भागते हुए कहा जब उसने व्रानिल को सीस्मिक मैपिंग के साथ उसका पीछा करते हुए देखा। उसने उस लाश पर नजर डाली जिसे वह घसीट रहा था। वहां कोई सिर नहीं था। सिर कहाँ गया? रूई ने खून के निशान से 5 मीटर दूर एक बड़ी झाड़ी में उसका सिर फेंक दिया था। उसने ऐसा क्यों किया? वह व्रानिल की संवेदी क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था। अगर व्रानिल के पास भी अच्छी संवेदी क्षमताएं होती तो वह तुरंत झाड़ी के अंदर सिर का पता लगा लेता और निश्चित रूप से कम अलग तरह से प्रतिक्रिया करता। आखिर शिकारी ने सिर को झाड़ी में क्यों डाला? ये जांचने के लिए कि किसी व्यक्ति की इंद्रियां अच्छी हैं या नहीं, उसे लगभग ऐसी परिस्थितियां बनाने की जरूरत थी जहां अच्छी इंद्रियों वाला व्यक्ति बुरी इंद्रियों वाले व्यक्ति से काफी अलग तरह से प्रतिक्रिया करे। तब वह ये बता पाएगा कि किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसकी इंद्रियां अच्छी हैं या बुरी। रूई ने ठीक वैसा ही किया था। हालांकि रूई को व्रानिल की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का एक भी संकेत नहीं मिला, जो कि उसके द्वारा छोड़े जा रहे भूकंपीय विकिरणों पर आधारित था। जहां तक रूई को पता था, उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मुझे लगता है इसका मतलब है कि उसकी इंद्रियां शायद खराब हैं, रूई ने खुद से धीरे से कहा। भले ही प्लान डी ही है। वह लाश को घसीटकर उस गहरी गुफा में ले गया जिसे उसने पहले देखा था और उसे अंदर फेंक दिया। व्रानिल 10 सेकंड बाद वहां पहुंचा, फिर भी वह रुक गया क्योंकि उसने देखा कि रास्ता एक गुफा में प्रवेश कर रहा था। तस उसने चिढ़कर दांत पीसते